मैंने कदम उठाया उससे बेहतर है कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जीती है, नहीं तो नहीं जीती। अरे हाँ, मेरी बदौलत गंगाराम जीते, ये 100% सही है। मैं भगवान दास जी का नाम गिनाऊं तो भी अच्छा है, मैं वर्दी चंद जैन का भी नाम गिनाऊं तो भी अच्छा है, मेरे आदर्श लक्ष्मण सिंह सोढ़ा का नाम भी गिनाऊं तो भी बहुत अच्छी बात रहेगी। और गंगाराम जी तो हमारे मसैया रह चुके हैं, और जसवंत सिंह जसोल जैसे को तो कभी भूल नहीं सकते, जो मेरे लिए अपना निजी हेलीकॉप्टर लेकर के यहाँ मेरे प्रचार प्रसार में आए। और मैं किन किन हस्तियों का गुणगान करूं, और अब्दुल हादी मरहूम को भी मैं इस वक्त याद करना मेरे सौभाग्य की बात होगी, जिसके वजह से मैं पॉडकास्ट विद पूर्व विधायक तरुणराय कागा से लंबे अरसे से आप राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक कार्यों में आपने कार्य किया है। इस समय 80 की उम्र में आपकी उम्र है, तथा फिर भी आपके साहित्यिक क्षेत्र में आपने कई प्रकार के ऐसे लेखन किए हैं जिससे युवाओं के साथ साथ समाज में उन्नति तथा पथ प्रदर्शक बने। उस संबंध में आज अपने कागा साहब से बात करते हैं। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आपका जन्म पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुआ था। भारत आने का निर्णय कैसे लिया और उस समय की परिस्थितियां कैसे थी? मेरा वैसे जन्म तो पाकिस्तान में हुआ है, मेरी जन्मभूमि पाकिस्तान। अगर आप तफसील से बयान करोगे, पूछोगे तो मैं पूरा बता सकता हूँ, लेकिन आपका इंटरव्यू या किस तरह से लंबा चौड़ा नहीं हो जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा भारत में आने का सन 1971 का जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का संघर्ष हुआ, उसमें मेरा आना हुआ, और उसी के दौरान आकर के और मैं भारत में इसी शोबाला के लोग सीमा से प्रवेश किया। आपका बचपन कहाँ बीता और परिवार और शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा जन्म गांव बादास्ता तालको छाछरो जिलो थारपारकर में हुआ, और मैं मेघवाल जाति से हिंदू समाज से बिलोंग करता हूँ। और मेरे मेघवाल समाज में मेरे गांव बहुत बड़ा था, उसमें से अगर मेरी जाति में से अगर कहें तो मेरी जाति में वो संपन्न परिवार था। क्या आपके बचपन में राजनीतिक आने का कोई ऐसा संकेत था? ऐसा मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हमारे जो सिंधी भाषा में शुरू हुई, और उसके बाद में जब हम बचपन से वहीं से की, और 26 साल की उम्र में यहाँ भारत में आ गया, तो मेरे को न तो कोई सपना था, न मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी जिसमें कि मेरे को ये होगा कि मैं राजनीति बनूंगा। उस समय हमारे समाज का तो कोई नज़दीकी में आने जाने का राजनीति से कोई साथ ही नहीं था, कोई संबंध ही नहीं था। राजनीतिक आने से पहले क्या ऐसे सामाजिक कार्य किए? हालांकि राजनीति के आने के पहले हम जहाँ जैसे ही भारत में प्रवेश किया, तो हम तो अपने दुखों का झोला तो भर करके ही वहाँ साथ में लाए थे। यहाँ न तो कहीं जमीन नहीं, जायदाद नहीं, यहाँ आकर के जमीन के आसमान के तले अपने जो हमारे खाटें खड़ी करके और लकड़ियों का सहारा लेकर के उसके नीचे अपना जीवन व्यतीत किया। ऊपर से ढकने का भी स्थान नहीं था, भटकते रहे, करते रहे। शरणार्थी शिविरों में गए, यहाँ चौहटन का जिस तरह से हम कई चौहटन में आकर के तो शरणार्थी शिविर तंबू में रहे। तंबू में रहने की जो आपको पता है क्या क्या एक जिंदगी खाना बदोश जैसी जिंदगी होती है। ऊपर सरकार की लगाम, और उसके ऊपर भी मना प्रतिदिन की एक चेकिंग वगैरह होती थी, और लोग बहुत बड़ी हम पाक विस्थापितों की श्रेणी में, जिसको लोग शरणार्थी कहते थे, शरणार्थी की आकर के यहाँ शरण ली, तो आप देखो उनका कैसी जिंदगी होती है, वो तो आप जिसको बीता है उसको ही पता है। बाकी पहली बार राजनीति में कदम कब रखा और क्यों रखा? कदम ऐसा है कि हालांकि मेरा तो कोई राजनीति से देना था, मैं तो पाक विस्थापितों की सेवा करता, इनको सहायता मदद इधर नागरिकता के बारे में जंग करना, इधर बसाने के लिए, सहायता के लिए, अलॉटमेंट के लिए, नागरिकता के लिए सारा कुछ करने में था। लेकिन सारी नागरिकता बसने के जमीनों का सिलसिला जारी था,
तो उसी दौरान पहला हमारे जो वो वोट हम मतदाता बने, तो अब मैं चौहटन कैंप में रहता था उस समय। यहाँ पहली शरणार्थियों की वोट तो कैंप में जो बांकरसरा बस्ती अभी कहते हैं, उसमें जो पहला जो चुनाव जो वार्ड पंच का जो ग्राम पंचायत के चुनाव आए, उसमें से हमारे वोटों का लिए मेरे को भी वार्ड पंच का चुनाव लड़ाया गया, और एमएलए के चुनाव और एमपी के चुनाव जो है उस समय हमने सब पाक विस्थापित लोगों ने यहाँ जो जनता पार्टी का कैंडिडेट चंद्रवीर सिंह अपने जैसलमेर के पार्टी थे, वो उनको हम पहले मतदाता हमारा पहला उनको वोट पड़ा। और एक ये देखो ना, एक सहयोग होता है। कोई ऐसा मेरी तो मंशा नहीं थी, लेकिन 1995 में मेरी धर्मपत्नी यहाँ कांग्रेस पार्टी से प्रधान चौहटन की पहली इकलौती पाक विस्थापित महिला प्रधान बनने का उनको शर्फ मिला। तो उसके बाद में घर में तो राजनीति थी। तो 2000 में जब ये चुनावों की मामला है, तो मैं एक सारे समाज वाले लोगों ने मेरे को निर्दलीय चुनाव लड़ाया और मैं विधायक का चुनाव लड़ा, जो तीसरे स्थान पे आया। 17,686 वोट मेरे को उस समय के एक निर्दलीय के रूप में मिले। तो पूरे समाज ने मेरे को हाथों हाथ मेरे को कंधों पे बैठा दिया। उस समय कहा जाता है कि आपने हादी साहब को हराने के लिए ये काम किया। नहीं, ऐसा नहीं था। कोई किसी को हराने या जिताने के लिए नहीं खड़ा होता है, वो अपने जीत के लिए होता। मेरे को समाज के लोगों ने कहा क्या, हम हमारे समाज के हिसाब से खड़े हुए, उस विषय पर हारता कौन है जीतता कौन है, इसका कोई नतीजा तो अलग ही होता है। फिर जो दूसरा आप चुनाव जो विधायक का लड़े, वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से लड़े, उस समय परिस्थितियां कैसी थी? उस देखो ना, मैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव, पार्टी ने मेरे को वसुंधरा राजे ने टिकट दिया, और उन्होंने मेरे को पार्टी में यहाँ जब मनमोहन सिंह के चुनाव के बारे में वो जब आए थी, तब वो बड़े जलसे में मेरे को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई और पार्टी का टिकट भी दिया। लेकिन बदकिस्मती से श्री गंगाराम जी चौधरी का टिकट बाड़मेर से कट गया। उस जाट समाज एक लामबंद होकर के उन्होंने मन खफा हो गया, इसलिए से वो नहीं मिले। तो इस वजह से मेरे को हार का सामना करना पड़ा। फिर दोबारा जब मेरे को 2013 में पार्टी टिकट मिला, तो मैं सबसे ज़्यादा मार्जिन से बाड़मेर जिले में 24,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी का मैंने खाता। आपने बतौर विधायक के तौर पर इस क्षेत्र में किन परिस्थितियों से रहते हुए कौन से ऐसे विकास कार्य करे जो लंबे अरसे से याद रखे गए? हालांकि देखिए कि सारा कुछ हर आदमी अपना अपना काम अपने हिसाब से किया होगा, उससे भी तय में नहीं जाता। लेकिन मैं यहाँ पहले से सब लोगों की पानी की समस्या थी, तो मैंने पहले चौहटन को चुना। तो चौहटन में मैंने 2 ऐसा पहली बर्तबा लगा कर 8 पानी के जो ट्यूबवेल बना करके चौहटन की पानी की समस्या को, और चौहटन विधानसभा के क्षेत्र के तमाम ग्राम पंचायतों में नए पेयजल स्रोत बना करके उसको क्रियान्वित किया है। और नर्मदा नहर का सबसे पहले उस समय 2000 मेरे काल में ही भी नर्मदा का मैंने यहाँ जो उस समय भी टेंडर की स्थिति तक ला गया, तो पानी की व्यवस्था मैंने खूब से करवाई। बिजली के क्षेत्र में आप चौहटन जैसे क्षेत्र में 132 केवी, बाकी तो ऐसा अनगिनत जो मैंने बिजली के कराए। और शिक्षा के क्षेत्र में आपने महाविद्यालय लाए, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालय है। उस समय ऐसा कोई ग्राम पंचायत नहीं जिसमें मैंने सीनियर आर्ट सेकेंडरी और हर गांव में मिडिल स्कूल तक मैंने बनवाए। मेरे कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में कोई कमी कोताही नहीं रखी। और गंगाराम जी के टाइम जो साल नमक का उद्योग था, उसको मैं पुनर्जीवित करके उसका ब्लॉकेज करा करके उसका टेंडर तक ला करके वो काम तक छोड़ा, जो आज तक वो अधूरी पड़ी है। राजनीति में आपका आदर्श या प्रेरक व्यक्ति कौन? ऐसा है, राजनीति एक ऐसी चीज है, कदम कदम पर जो भी मिलता है उसे सीखा जाता है। आपको होता है, मैं अध्यात्म की बात करूँ, दत्तात्रेय ऋषि था जिसने 24 गुरु किए थे। मैं भगवान दास जी का नाम गिनाऊं तो भी अच्छा है, मैं वर्धीचंद जैन का भी नाम गिनाऊं तो भी अच्छा है,
मेरे आदर्श लक्ष्मण सिंह सोढ़ा का नाम भी गिनाऊं तो भी बहुत अच्छी बात रहेगी। और गंगाराम जी तो हमारे मसैया रह चुके हैं, और जसवंत सिंह जसोल जैसे को तो कभी भूल नहीं सकते, जो मेरे लिए अपना निजी हेलीकॉप्टर लेकर के यहाँ मेरे प्रचार प्रसार में आए। और मैं किन किन हस्तियों का गुणगान करूं, और अब्दुल हादी मरहूम को भी मैं इस वक्त याद करना मेरे सौभाग्य की बात होगी, जिसके वजह से मैं आगे आया। ऐसा जो फील्ड की बातें या जमीन है कि आपको राजनीति में लाने का आधे से अधिक श्रेय अब्दुल हादी का रहा, इसमें कहाँ सत्यता है? बिल्कुल सही कहा है, आप सटीक कहा है। हालांकि मेरा कोई नहीं था, लेकिन उससे एक तीर से दो शिकार करना था। लेकिन हादी जी भी बना, जब जहाँ हुए थे, मेरी धर्म पत्नी जब प्रधान बनी तब पहली बार हादी साहब को भी एमएलए बनना पड़ा, और नहीं तो पहले अपने हिसाब से अलग अलग भटक गए थे। और जिस तरह से माना होता है राजनीति में, राजनीति में रहते हुए कौन सा ऐसा फैसला जो सबसे चुनौतीपूर्ण रहा? ऐसा राजनीति में मेरे को लोगों को चुनौती मेरे को कोई सामने रही नहीं, मैं जो उसको चुनौती नहीं मानता हूँ। मेरे सारे हमदर्द और मददगार लोग रहे। राजनीति में नैतिकता और ईमानदारी में आप कितनी अहमियत रखते हैं? मैं सबसे ज्यादा, मैं कह रहा हूँ, आगे कहता लाख जाए लिख न जाए। इंसान की अगर जिस तरह से ये आप मना सारा कुछ चला जाए, पर आपका चरित्र मना दामन पाक होना चाहिए साहब की, तो ईमानदारी को बहुत एक तवज्जो देता हूँ। वर्तमान के दृष्टिकोण में आज की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आज की तारीख में सारा नैतिक मूल्यों का पतन हो गया है। आदमी कथनी कर्मी फर्क है, और तेरे मुंह पे तेरा मेरे मुंह पे मेरा, बस ये बात है। पीठ के पीछे लोगों के हर हाथ में खंजर है, तो इसलिए से सावधान होने की जरूरत है। युवाओं को राजनीति में किस तरह आना चाहिए तथा उसका भविष्य क्या है? नहीं, मैं कह रहा हूँ आने वाला भविष्य, फ्यूचर युवाओं के हाथ में है। लेकिन युवा जिस तरह से खुद भ्रमित दिग्भ्रमित हो रहे हैं, उनको युवाओं को सावधान होने चाहिए। नेक साफ छवि से और ईमानदारी से अगर आए तो उनका भविष्य उज्जवल है। वर्तमान में जो अभी चल रहा है उसके लेके क्या आप कहना चाहोगे? मैं कह रहा हूँ कि भाई अब ऐसा है कि पग पग पे कांटे बुए हुए हैं, फूल कम है, आपको संभल संभल करके चलना पड़ेगा, और वरना मामला बहुत टेढ़ी है। एक बार पुनः चौहटन की पूर्व विधायक तथा पाक विस्थापित के कदावर नेता आदरणीय तरुणराय कागा से अपन बातचीत करते हैं। कुछ बातें जो शेष रही थी, आपके जीवन में जो राजनीति में आए थे उसके बारे में तथा उसके विस्तार के बारे में थोड़ा सा बताइए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि राजनीति एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें से खूबियों का खजाना है, और अगर गहराई से अगर उसको खोजा जाए तो मोतियों का भंडार, माणक मोती भरे पड़े हैं। अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो उनको लिए या तो मछलियां हैं या सीप है। तो राजनीति में जैसा कि मैंने पहले कहा, अनुभव खट्टे मीठे तो रहे ही है, और होते भी हर आदमी को लाजमी है। तो मेरा निवेदन है कि जो अपने पास तो खोने के लिए तो कुछ था ही नहीं, जिसके लिए हम अफसोस करें, गम करें या मातम मनाएं, हमने जो मिला वो एक सोना तमगाई मिला, खुशियाँ मिली, हीरे जवाहरात ही मिले। तो मैं हर मोड़ पे, हर कदम दर कदम खुश हूँ, मुतमैन। राजनीतिक जीवन में एक बार ऐसा आया था जब आपकी 2018 में टिकट काटी गई थी, तब आपके कुछ कार्यकर्ताओं ने ऐसा बोला था, कमल की फूल हमारी भूल, उसके बारे में कई मुद्दा उठा था, उसके बारे में क्या कहना? ऐसा है, हर आदमी उसकी अपनी अपनी सोच, अपना अपना विचार है।
लेकिन मेरी इसी जबान से मैंने कभी कोई ऐसा मुद्दा बोला, नहीं कोई कहा, न ऐसी वाहियात या जारहाना जो भी है वो अल्फाज अपनी ज़बान से नहीं निकाले जो लोग अमूमन निकाला करते। अब पराई बातों को मैं मेरे पर अगर कोई थोपे तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, न उसके पास में सब जब साफ है तो सफाई देने की क्या ज़रूरत है। अभी जो पिछला विधानसभा चुनाव हुए उस समय आपने आरएलपी का दामन थामा, उसका क्या रीजन है? उसका ये एक रीज़न रहा। हालांकि अब आपने जिक्र किया था पिछली बार 2002 में 2003 में चुनाव जो है अब्दुल हादी को हराने के लिए कहा, तो ये सबकी सोच अलग है। न तो मैंने को गंगाराम जी को जीतने के लिए, लेकिन हाँ मेरी बदौलत गंगाराम जीते, ये 100% सही है। अब भी यह था, मैंने जब लोगों का मन टटोल करके सबको बुलाया, ये मेरे घर पे 10 दिन का लगातार जमावड़ा रहा आम जनता के, आम समर्थन के। उन्होंने एक ही शब्द में कहा कि हम, कुछ लोगों ने कहा हम इस पार्टी को वोट नहीं देंगे, किसने कहा इस पार्टी को हम वोट नहीं देंगे, किसने कहा इस व्यक्ति को हम नहीं देंगे, किसने कहा इस शख्स को नहीं देंगे। हमारे वोट तो फिर कहाँ जाएं, या तो नोटा को जाए या घर बैठ जाए। इस वोटों को बचाने के लिए और हमारे लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए मैंने ये कदम उठाया, जिसका मेरे पास जब आए थे हमारी पार्टी के लोग, तो उनको मैंने कहा मैं, मेरा आत्मा नहीं कहती है मैं भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं करूंगा, और ने कभी इस तरह सोचा। लेकिन वो जो है मैंने कदम उठाया, उससे बेहतर है कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जीती है, नहीं तो नहीं जीती। आरएलपी का आपने कुछ समय के बाद दामन छोड़ दिया, पुनः भारतीय जनता पार्टी शामिल हो गए, इसका रीजन क्या है? उसके लिए तो हमारे देखो ने सब पार्टी के लोगों ने यहाँ तक ऊपर लेवल से भी हमारे को मना ये आए कि आपको न तो मेरे खिलाफ कोई एक्शन लिया, न पार्टी ने अपना दूर का माना ही नहीं। उन्होंने मेरा ही मोदी जी के चोटन में दो ध्रुवों का बड़ा महत्व रहा है, आदरणीय हिंदू सिंह जी का और रूप सिंह का, उसको लेकर आपकी क्या अनन्य है राय? दोनों को एकदम विरोधी थे, लेकिन आप दोनों का सामंजस्य किस तरह बिठा पाए? मेरा दोनों से इतना मधुर अच्छा संबंध रहा। मेरा एक समझो बड़ा भाई या एक मेरा छोटा भाई, या मैं किसी का बड़ा भाई या कि मैं किसी का छोटा भाई, इसी सूत्र में हमारा रिश्ता रहा। कभी किसी से मेरी इसी जबान से कटु शब्द न निकले, न उन्होंने कभी मेरे प्रति ऐसी नाराजगी। हाँ, अंदर आत्मा की तो किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन मैंने दोनों के लिए बराबर समाज से बनाकर मैं 5 साल कार्यकाल में मैंने एक ही बात कही, आपके कामों में मैं किसी का बुरा करके मैं किसी का भला करूंगा नहीं, किसी का भलाई के वास्ते किसी का कत्ल करूंगा नहीं। और आप जो आप मेरे लिए समान हो, मेरे दोनों आंखें बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को भी आप अपनी उसी दृष्टि से देखो जिस तरह से मैं भी आपका एक परिवार का सदस्य हूँ। मेरे बहुत अच्छे सदैव रहा है, प्रेम रहा है, मोहब्बत रही है मेरी।